हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस। अपना अगला टॉपिक है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के सामान्य रूप से दो वर्ग हैं। एक को कहते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन और दूसरा है नगरीय स्थानीय शासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय होने के कारण इसके ऊपर जो विधान है वो राज्य विधानमंडल बनाते हैं। राज्य विधानमंडल या कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट। सामान्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख भी किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पंचायतों का गठन करेगी और पंचायतों को एक सशक्त या मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर इसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में देखें तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे एक नगरीय स्थानीय प्रशासन का विकास अगर देखें तो 1687-88 में भारत में पहली जो नगर निगम है, प्रथम नगर निगम है, वो नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ था। उसके अलावा 1727 में बम्बई और कलकत्ता में एक नगर निगम की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सामान्य रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कुछ एक वित्तीय प्रस्ताव आए थे। उसी को सशक्त बनाने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इनको और मजबूत बनाया गया था और इस शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थानीय शासनकाल का मैग्ना कार्टा कहते हैं। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। इसी को देश में स्वतंत्रता के बाद में सामान्य रूप से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट सन 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट सन 1992, इनके माध्यम से पंचायती राज और नगरीय शासन को क्या बनाया गया? संवैधानिक मान्यताएं दी गई। तो इसके बारे में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन, जिसको राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकार इसके ऊपर एक विधान बनाती है और ऐसी स्थिति में भारत में इसका विकास कैसे हुआ। अब अपन देखते हैं कि इसका संवैधानिक विकास किस प्रकार से विकसित हुआ। स्थानीय स्वशासन, जिनमें सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज शासन। पंचायती राज शासन क्या था? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्रों के द्वारा या उन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन एक निर्धारित किया जाता है या जिस शासन का नेतृत्व किया जाता है उसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। और इसी स्थानीय शासन का विकास करने के लिए भारत में सबसे पहले सन 1952 में गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक सबल बनाने के लिए सामान्य रूप से एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसी की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय कमेटी के माध्यम से इसका एक विकास किया गया था। और बलवंत राय कमेटी ने सन 1958 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा था कि पंचायती राज संवैधानिक और इसके साथ साथ इसका त्रिस्तरीय ढांचे को विकसित करने का सुझाव दिया था। और इसी को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर
राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और धीरे धीरे फिर इसके ऊपर एक पंचायती राज के ऊपर कई प्रकार की कमेटियों का निर्माण हुआ, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं GV.K. राव कमेटी, GV.K. राव कमेटी सन 1985। उसके बाद में थी LMN सिंघवी समिति सन 1986। उसके बाद में समिति, इसके बाद में PK थुंगन कमेटी सन 1988, या फिर अपन कह सकते हैं कि गाडविल कमेटी 1988। इन सारी कमेटियों की अनुशंसाओं के आधार पर, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ML सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन को क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक मान्यताएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक थुंगन कमेटी या एक GV.K. राव कमेटी के आधार पर उन्होंने कहा था कि इनका एक नियतकालीन चुनाव होना चाहिए, या फिर दलगत राजनीति के आधार पर इनको एक चुनाव में भागीदारी मिलनी चाहिए। स्थानीय एक प्रशासन की संस्थाओं को, एक स्टेट गवर्नमेंट एक वित्तीय संसाधनों का एक संधारण करें। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से इन्हीं की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सन 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में रखा था, जो लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। उसके बाद में सन 1990 में VP सिंह की सरकार ने सन 1990 में राज्यों के CM के साथ एक मिलकर के एक 2 दिवसीय एक सम्मेलन एक बुलाया, और उसमें आम सहमति बनी थी कि इन स्थानीय प्रशासन के संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देने के लिए एक बिल लाया जाएगा आम सहमति के आधार पर। लेकिन VP सिंह की सरकार गिर जाती है। उसके बाद में सन 1992 में नरसिंहा राव सरकार ने इनके ऊपर, पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर और ग्रामीण और शहरी स्थानीय प्रशासन के ऊपर सामान्य रूप से एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 93 में पारित हुआ, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 जो 1993 में पारित हुआ। और ये 2 एक्ट पारित हुए, 2 अधिनियम बने, और इन्हीं अधिनियमों के आधार पर पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की संस्थाओं को क्या दी गई, वैधानिक मान्यताएं दी गई। और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची का निर्माण किया गया, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के आधार पर, जिसमें सामान्य रूप से 29 विषयों का समावेश किया गया और इसमें 18 विषयों का समावेश किया गया। और इस प्रकार भारत में पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन या नगरीय प्रशासन की संस्थाओं को वैधानिक मान्यता देकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप को एक व्यावहारिक रूप से एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रयास किया गया, ताकि लोगों के शासन में सहभागिता का विकास हो सके। क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का मूल कारण था कि लोगों ने इस कार्यक्रम को माना था कि यह सरकारी कार्यक्रम है, और ऐसी स्थिति में एक लोगों की उसके प्रति सकारात्मक भागीदारी नहीं मिल पाई। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के एक लोगों को साथ लेकर के शासन का समुचित रूप से जो त्रिस्तरीय स्वरूप था स्थानीय शासन, उसको वैधानिक स्वरूप देने का प्रयास इन अधिनियमों के माध्यम से किया गया था। अब आगे देखते हैं कि इसका संवैधानिक स्वरूप क्या था, कि स्थानीय प्रशासन का संवैधानिक स्वरूप क्या कैसे मिला। संवैधानिक स्वरूप के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992, और उसके माध्यम से एक भारतीय संविधान में जो आर्टिकल था 243 में इसका समावेश किया गया। और 243 में सामान्य रूप से अनैतिक पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यताएं देने के लिए भारतीय संविधान के भाग 9 में शीर्षक पंचायतों के नाम से एक विषय का उपबंध किया गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका समावेदन किया गया। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सामान्य रूप से इनमें जो विषय थे वो 29 विषयों का समावेश किया गया।
और इन 29 विषयों के माध्यम से एक नई अनुसूची का निर्माण किया गया जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। और ऐसा वैधानिक प्रारूप स्थापित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए किसके माध्यम से, जनता की भागीदारी के माध्यम से, जनता की भागीदारी के माध्यम से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कौन से स्वरूप को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। और ये प्रयास कैसा था, वैधानिक प्रयास था, जिसमें सामान्य रूप से कई मेजर विशेषताएं हैं जिनका अपना विवेचना करेंगे। और ये 13वां संविधान संशोधन अधिनियम फिर बाद में 24 अप्रैल सन 1993 को ये लागू हो गया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को एक पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका सबसे पहला एक मजबूत ढांचा था त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज का संवैधानिक ढांचा विकसित किया गया। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्वरूप या प्रस्ताव या अनुशंसा किसने दी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। और इसी को मजबूत बनाने के लिए सामान्य रूप से एक त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें यह कहा गया कि ग्रामीण विकास को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, जिनमें सबसे एक निम्न स्तर पर, जिसको एक ग्रामीण स्तर कहते हैं, उस ग्रामीण स्तर पर जो संस्था होगी उसका नाम होगा ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक स्तर पर संस्था होगी या जिसको खंड स्तर पर संस्था कहेंगे उसका नाम होगा पंचायत समिति। और जो जिला स्तर पर संस्था होगी उसका नाम क्या होगा, जिला परिषद। इनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए जनसंख्या के आधार पर सामान्य रूप से इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और इनके क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित कर दिया गया। और वार्डों में विभाजित करने के बाद में इसके पदाधिकारियों का निर्धारण किया गया। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जिला परिषद का जो एक मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, जिला प्रमुख कहते हैं, जिला प्रमुख। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहेंगे, सरपंच कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी उप सरपंच भी होगा, उप प्रधान भी होगा और उप जिला प्रमुख भी होगा। बाकी इनके सदस्य होंगे। सदस्यों के लिए सामान्य रूप से उस ग्रामीण क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में विभाजित कर दिया जाएगा। और प्रत्येक वार्ड से सदस्य निर्वाचित होकर के आएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर उस वार्ड की या उस ग्रामीण पंचायती राज की जो भी एक एरिया की जनसंख्या है मतदाता सूची में, वो अपने में से प्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से एक निर्वाचन में भाग लेंगे और ऐसी स्थिति में इनके सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सरपंच और उप सरपंच, सरपंच का चुनाव सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन उप सरपंच का चुनाव चुने हुए वार्ड पंचों में से किसी एक सदस्य को उप सरपंच बना दिया जाता है। इसी प्रकार पंचायत समिति में पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जिनको एक मंडल के सदस्य कहते हैं, क्योंकि ये मंडल का नाम भी सन 1977 में एक कमेटी आती है जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। और ऐसी स्थिति में जनता सरकार ने इसकी सिफारिशों के आधार पर सामान्य रूप से, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने यह कहा था कि पंचायती राज का जो ढांचा है वो द्विस्तरीय होना चाहिए, और उन्होंने एक ग्रामीण स्तर के जो एक दोनों स्वरूप थे उनको मिलाकर के एक दूसरा नाम दिया था जिसका नाम था मंडल स्तर। और ऐसी स्थिति में एक संस्था कौन होगी, जिला परिषद होगी। तो यहाँ पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और उनमें से फिर चुने हुए सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधान और एक व्यक्ति को उप प्रधान के रूप में मनोनीत कर लेते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्यों को जिला परिषद एक वार्डों में विभाजित किया जाता है और जिला परिषद के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को जिला प्रमुख और दूसरे को उप जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज की निम्न स्तरीय संस्था है जिसको एक ग्राम पंचायत कहते हैं, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि सामान्य रूप से एक ग्राम सभा भी होगी और ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता होते हैं, मतदाता सूची के जितने भी मतदाता जो नागरिक होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे और समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित होती हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में भी वार्ड सभाएं होती हैं।
जो नगरीय क्षेत्र हैं उनका विकास भी इसके माध्यम से किया गया है। और ये मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सामान्य रूप से एक बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज का कौन सा स्वरूप, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और इनको क्या दिया गया, इसके स्वरूप में वैधानिक मान्यताएं दी गई। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इनमें एक वार्ड सभा या ग्राम सभा या फिर एक पंचायतों का निर्माण किया गया है, जो इसका एक वर्गीकरण है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें एक नियतकालीन चुनाव का प्रबंधन किया गया। इसके लिए सामान्य रूप से क्या होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी स्थिति में एक राज्य गवर्नमेंट के एक राज्य विधान के माध्यम से इनकी क्या करवाता है, मतदाता सूची या निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करता है। और नियतकालीन चुनावों की मॉनिटरिंग करना, ये दायित्व किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो समय समय पर, क्योंकि पहले एक जब ये संवैधानिक मान्यता के रूप में नहीं थे, उस समय से पहले सामान्य रूप से एक पंचायती राज की संस्थाओं का नियतकालीन समय पर चुनाव नहीं होते थे। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की एक डायरेक्ट शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं मानी जाती थी। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि इनका क्या होता है, नियतकालीन चुनाव होते हैं। नियतकालीन चुनाव के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इनमें एक चुनने के लिए सदस्यों की कुछ योग्यताएं होती हैं और कुछ निर्योग्यताएं भी होती हैं। सदस्यों को चुनने के लिए क्या होनी चाहिए, योग्यताएं भी होनी चाहिए। योग्यताएं जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में किसी भी पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए। के रूप में उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित योग्यताएं होती हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यताएं हों या एक संतान संबंधी योग्यताएं हों, स्टेट गवर्नमेंट राज्य विधान के माध्यम से जो भी योग्यताएं निर्धारित करती हैं वो प्रभावी रहेंगी। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, सीटों का आरक्षण भी होता है। और ऐसी स्थिति में SC ST के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और इसके अलावा एक महिलाओं को 1/3 सीटों के ऊपर रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये रिजर्वेशन चक्रानुक्रम में होता है, रोटेशन मेथड के आधार पर होता है, और ये सभी पदों पर होता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये वार्ड सभा के सदस्य होते हैं उनमें भी होते हैं, सरपंच या एक प्रधान और जिला प्रमुख के जो पद होते हैं उनमें भी एक रोटेशन के आधार पर क्या दिया जाता है, महिलाओं को या SC ST के लोगों को सीटों में रिजर्वेशन दिया जाता है। और महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है, 1/3, 33% रिजर्वेशन है। या फिर इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जो इनके क्या करवाता है, चुनाव संपन्न करवाता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि इनके लिए राज्य के वित्त आयोग का प्रबंधन भी किया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रबंधन इसी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह कहा गया है कि इन पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के आय के स्रोत कैसे होंगे। आय के स्रोतों का निर्धारण करने के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और केंद्रीय सरकार किसके माध्यम से, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, या एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्यपाल समय समय पर राज्य वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। और ये राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के आय का निर्धारण करने के लिए अनुशंसाएं करेगा, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कुछ तो उनमें कर आरोपण करने के लिए क्षेत्राधिकार दिए जाते। या फिर अपन कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन संस्थाओं को क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एक केंद्रीय योजनाएं होती हैं, उन केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उनको क्या मिलता है, सामान्य रूप से करों के एक भुगतान के लिए कुछ अनुदान दिया जाता है। और समय समय पर इन संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ये सबसे एक मजबूत आधार है कि पंचायती राज संस्थाओं को या नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के आय के स्रोत सशक्त और मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि
कि वो करों का निर्धारण कैसे करें। इसके लिए समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट विधान बना करके उनके करों के निर्धारण के संबंध में अपनी नीतियां और कानून बना करके प्रेषित करती हैं, और ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से इनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। या फिर कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये कार्य क्या करती हैं, इनके मुख्य एक मेजर कार्य क्या होते हैं, या इनके पास ऐसे क्या शक्तियां होती हैं, क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज की संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची के द्वारा कुल कितने के विषय 29 विषयों का आवंटन किया गया है। 29 विषयों का आवंटन किया गया है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सामान्य रूप से 22 विषयों का आवंटन कर रखा है और बाकी विषयों के लिए अनुशंसाएं जारी कर रखी हैं। और ऐसी स्थिति में एक ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, ग्रामीण विकास इसका एक मुख्य फोकस का आधार होता है। और ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास के जो भी एक विकास के सुधार के आधार हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में सुधार है, कृषि क्षेत्र में सुधार है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पशुपालन क्षेत्र में सुधार के आयाम हैं, या एक मत्स्य क्षेत्र में पालन के सुधार के आधार हैं, या पीने के पानी का प्रबंधन करना, या फिर कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती हैं उनका एक समुचित रूप से प्रबंधन करना, या फिर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कि लोगों के लिए सार्वजनिक मनोरंजन के लिए मेले और बाजार का आयोजन करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो एक वन्य उत्पाद हैं उनका प्रबंधन करना, या फिर कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वन्य जीव संरक्षण हैं उनका संरक्षण करना, या एक हरित राजस्थान जैसे कार्यक्रम के माध्यम से एक पौधारोपण कार्यक्रम को एक बढ़ावा देना समय समय पर एक ग्रामीण क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण करवाना, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य रूप से एक जो भी एक कूड़ा प्रबंधन होता है उसके लिए एक प्रबंधन की व्यवस्थाएं करना। इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे एक बहुत से एक विषय हैं जिनको एक किसके रूप में 29 विषयों के रूप में स्थापित किया गया है। इन सबका समुचित रूप से प्रबंधन करने के लिए राज्यपाल समय समय पर पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से 5 वर्ष के लिए, जिसकी रिपोर्ट सामान्यतः 5 वर्ष के लिए प्रभावी होती है, राज्य वित्त आयोग का प्रबंधन करते हैं। और राज्य वित्त आयोग की एक अनुशंसाओं के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को अनुशंसाएं करता है कि पंचायती राज की संस्थाओं को कितना एक बजट आवंटित किया जाए, और ऐसी स्थिति में इनको मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शासन में जनता की भागीदारी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए। और इसी का अपन ने दूसरा स्वरूप देखा था जिसका नाम है नगरीय स्वशासन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नगरीय स्वशासन यही स्थानीय स्वशासन का दूसरा एक प्रारूप है, जिसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के द्वारा एक संवैधानिक मान्यता दी गई है। और ऐसी स्थिति में एक भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाओं के नाम से इसका शीर्षक समावेशित किया गया है। और वहाँ पर अनुच्छेद 243 तय से लेकर यह 6 तक इसका समावेश किया गया है। और यहाँ पर एक 12वीं अनुसूची के आधार पर इसमें 18 विषयों का समावेश किया गया है। 18 विषयों का समावेश किया गया है। और भारत में अगर देखें तो भारत में नगरीय स्वशासन का विकास सबसे पहले कब हुआ था? 1687-88 में मद्रास में पहली नगर निगम की स्थापना हुई थी। बम्बई और कलकत्ता में 1727 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। उसके बाद में इन्हीं संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सामान्य रूप से 1871 में लॉर्ड मियो ने और 1882 में एक लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वित्तीय स्वायत्तता के आधार पर जो स्वरूप प्रस्तुत किए गए थे उसको सशक्त बनाया गया था। और उसी के आधार पर सामान्य रूप से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक मान्यता का स्वरूप दिया गया। और नगरीय स्वशासन की कई संस्थाएं होती हैं।
नगरीय स्वशासन की कई संस्थाएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले अपन कह सकते हैं नगर निगम, जो एक महानगर होते हैं, उनकी जो संस्थाएं होती हैं उनको एक नगर निगम के रूप में एक स्थापित किया जाता है, जिसका एक अध्यक्ष मेयर होता है या डिप्टी मेयर के रूप में जाना जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि नगर पालिकाएं, और नगर पालिकाओं को जनसंख्या के अनुपात में एक वर्गीकृत किया गया है। जो क्षेत्र एक ग्रामीण, एक नगरीय, एक स्वरूप से एक शहरी स्वरूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको एक नगर पालिका के रूप में धीरे धीरे उसका प्रबंधन कर लिया जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसके एक निम्न स्तर की छावनी बोर्ड होता है। छावनी बोर्ड कि जिन एक नगरीय क्षेत्रों में सैन्य बस्तियां बसी हुई हैं, सैन्य बस्तियां बसी हुई हैं, और छावनी बोर्ड सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है और सैन्य अधिकारी इसका प्रमुख होता है, और वहाँ के लोगों के एक जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से इन संस्थाओं का विकास किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस स्वरूप को और भी एक व्यापक बनाया गया है, जिसमें सामान्य रूप से कई प्रकार के, जैसे अपन कह सकते हैं कि बंदरगाह बोर्ड भी होते हैं, इसके अलावा एक विद्युत आपूर्ति बोर्ड भी होते हैं, या एक जल आपूर्ति बोर्ड भी होते हैं, या एक नगरीय प्रन्यास विकास बोर्ड भी होते हैं, या नगरीय प्राधिकरण बोर्ड भी होते हैं। ये सारे बोर्ड माध्यम से नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि इनका ये संवैधानिक ढांचा है। संवैधानिक ढांचा होने के साथ साथ इनमें भी एक क्या पाया जाता है, नियतकालीन निर्वाचन या चुनाव पाया जाता है। निश्चित समय के लिए, सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि राज्य के निर्वाचन बोर्ड के द्वारा उनका नियतकालीन चुनाव संपन्न करवाया जाता है, या फिर एक राज्य के वित्त बोर्ड के माध्यम से, राज्य के वित्त आयोग के माध्यम से इन संस्थाओं के भी करों का निर्धारण किया जाता है। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन, जो राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य विधान के माध्यम से विधान बना करके इस संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार के अधीन होता है, इसलिए राज्य सरकारें इसके ऊपर क्या बनाती हैं, विधान बनाती हैं। और विधान बना करके जनता की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए, जनता की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक वित्तीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वायत्तता की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए जनता की सहभागिता के आधार पर, ताकि ग्रामीण और शहरी जनता का आर्थिक और ग्रामीण और शहरी विकास प्रबल रूप से भागीदारी के आधार पर हो सके, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप के माध्यम से इस शासन के स्वरूप को सामान्य रूप से जनता के निम्न स्तर तक पहुंचाने के लिए, ताकि जनता की शासन में सकारात्मक भूमिका रहें, और जनता की जो भी एक जन उपयोगी योजनाएं हैं वो इन संस्थाओं के माध्यम से जनता के मध्य तक पहुंच सकें, और जनता के समन्वय के माध्यम से शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है।